नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल से एक चीज़ आपने देखा होगा, बहुत ज़ेरे बहस है, हर जगह हर सोशल मीडिया पे लोग इस पे लिख रहे हैं। ज़्यादातर जो ट्विटर पे और उससे सक्रिय रहने वाले लोग हैं और जो मीडिया को लेकर ज़रा भी राय रखते हैं, उन्होंने इस पर खूब लिखा है। और मैं बात कर रहा हूँ कल सुप्रीम कोर्ट का जो एक टिप्पणी आई थी, उस पर टिप्पणी थी मीडिया की भूमिका पे, नफ़रती मीडिया पे। और ये कहा गया था कि ये जो मीडिया है हमारे देश का, ये मीडिया नफ़रत फैला रहा है, हेट स्पीच, और बहुत सारी बातें कही थी। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ और क्या वाकई हमको सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से खुश होना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। क्योंकि ये खुश होने की वाली बात है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। केवल इसलिए नहीं कि आप गोदी मीडिया से खुश नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी और उसके बाद में आप कहें वाह वाह, सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया की बुराई कर दी, अब हमको भी खुश हो जाना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को, इस वक्तव्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा QR कोड स्क्रीन पर है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक UPI ID भी है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। देखिए, चाहे कोई भी मामला रहा हो, मैंने हमेशा ये कहा है कि हमको, चाहे वो नूपुर शर्मा के मामले में भी कहा था, याद कीजिए, कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणियाँ होती हैं ना चलती फिरती, इनको बहुत ज़्यादा वेटेज इसलिए नहीं देना चाहिए। ये जज साहब ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और ये जो इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, ये फैसले का हिस्सा नहीं, ये इनकी ओपिनियन है, ये इनकी राय है, ये ऐसा सोचते हैं। और ये ओपिनियन जज साहब की राय हो सकती है, लेकिन जज साहब जब फैसला करते हैं तो आप उनके सामने जो प्रमाण रखते हैं, उनके सामने जो तथ्य रखते हैं, उनके आलोक में ही फैसला करते हैं, पहली चीज़। लेकिन इसके बावजूद ये टिप्पणी बहुत अहम है। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज अपनी पीठ पर बैठकर कोई राय दे रहा है देश की किसी दशा के बारे में, उसको गंभीरता से सुनना चाहिए और उस पर बातचीत होनी चाहिए। तो कल जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, पहले उस खबर को समझ लें, क्योंकि आम तौर पे हम लोगों ने वो 2-4 लाइनें जो इधर से उधर जा रही हैं, पता चला किसी ने अपने चैनल पे बोल दिया, हम उसके प्रशंसक हैं, हमने उन लाइनों को लेके आगे बढ़ गए। लेकिन अब जब तक हम लोग पूरा ना जाने मामला क्या है, तब तक मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये कहा है कि हेट स्पीच जो है वो अनियंत्रित हो गई है और इसके लिए नियामक तंत्र की आवश्यकता है। और मूक गवाह के रूप में सरकार क्यों खड़ी है? KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने 11 रिट याचिकाओं का एक बैच था। बैच ऐसा होता है कि बहुत सारी, जैसे आपके पास एक रिट आती गई, आपको लगा मिलती जुलती हैं, सबको क्लब कर दो और हम एक साथ इस पर सुनवाई कर लेंगे। ये वो एक बैच था 11 याचिकाओं का, जिसमें हेट स्पीच को कंट्रोल करने की बात की गई थी, जिसमें UPSC जिहाद करके एक शो चलाया था सुदर्शन TV ने। सुदर्शन TV के बारे में मैं एक टिप्पणी कर दूं, ये आज के जितने गोदी चैनल्स हैं, इन सबका पितामह। ये जो आज नफरती चिंटू बने हुए एंकर्स, ये सबसे पहले सुदर्शन TV ने शुरू किया, ये सब उसके चेले हैं और जो उसने रास्ता दिखाया उसी पे चल रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं। तो सुदर्शन TV ने एक UPSC जिहाद करके शो किया था और उसका कहना था कि ये UPSC में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान चिन के आ रहे हैं। इसके अलावा धर्म संसद में एक भाषण दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि पूरे देश में कत्लेआम मचा दो, ये कर दो, वगैरह वगैरह, और एक कम्युनिटी के खिलाफ भयंकर नफरत की बात की गई थी। और इसके अलावा सोशल मीडिया मैसेज जो हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी बात हुई थी। और जो सोशल मीडिया संदेश कोविड महामारी में बीमारी को सांप्रदायिक बना रहे थे, इस पे भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया मैसेज बना रहे थे, आपको याद होगा मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाया था, फिर याद दिला दूं। अगर कुछ हुआ था उस वक्त, तो वो जो जमाते इस्लामी का जो हेडक्वार्टर था, वहाँ पे जो हुआ था उसके लिए कोई जिम्मेदार था तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार थी और केंद्र सरकार जिम्मेदार थी। अरविंद केजरीवाल की, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन काम की चीज़ें बताना ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, ये किसी भी तरह से अपने ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लेना नहीं चाहती थी।
क्योंकि वही दौर है जब शाहीन बाग का मामला चल रहा था, इसको आने वाले समय में चुनाव लड़ना था और इसको लगता था कि बीजेपी के कारण हिंदू मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं फूक फूक के कदम रखूं। जब वहाँ पे ये उनका एक सालाना जलसा होता है जिसमें 40 देशों से लोग आए थे, उस जलसे में उन सब लोगों को, उनकी एक बड़ी बिल्डिंग है धर्मशाला टाइप की, उसमें ठहराया गया था। जब लॉकडाउन का अचानक ऐलान कर दिया मोदी जी ने, तो जब अचानक आपने ऐलान कर दिया तो लोग क्या करेंगे, उसके अंदर थे। उन्होंने दिल्ली सरकार को एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमको कुछ गाड़ियाँ दे दो ताकि हम अपने लोगों को जहाँ जहाँ भेज सकते हैं भेज दें। केजरीवाल ने गाड़ियाँ नहीं दी क्योंकि उनको लगा कि हम गाड़ियाँ देंगे तो हमारी बदनामी होगी और मुसलमानों को संतुष्ट करने का आरोप लग जाएगा। चूँकि वो 40 देशों की मजलिस थी तो उसमें विदेशों से भी लोग आए थे, कोई ना कोई एक कोरोना पॉजिटिव रहा होगा। उसके बाद में तमाम सारी फेक खबरें आईं, यहाँ तक कि भारत की सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और दिल्ली सरकार जो रोज़ डेटा जारी करती थी कोरोना के संक्रमण का, उसमें खास तौर पे लिखती थी कि इतने लोग कोरोना पीड़ित हैं जिसमें से जमात ने लोग। अब आप सोचिए, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, झूठी खबरें आने लग गई, जैसे आजकल आ रही हैं कि किसी आदमी ने कह दिया जी मुझे कह दिया कि तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जब आप वहाँ पे पहुँचते तो पता चलता है नहीं, वो तो अपना किसी और वजह से हो गया था, या उसने अपने को फेमस होने के लिए कर लिया था, या किसी ने उसको डराने के लिए बोल दिया था। तो उस वक्त थूक रहे हैं जी हमारे ऊपर, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें। और उस सब के बीच में बहुत सारे मामले आए। तो इस तरह के सारे मामले जो हेट स्पीच के थे, आपने धीरे धीरे सीधे सीधे तौर पे जिस तरह का डाटा जारी किया था, आपने एक कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहरा दिया था कि यही कोरोना फैला रहे हैं, यही किया गया था, इसलिए उसको हेट स्पीच माना गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जस्टिस जोसेफ ने कहा कि भारत सरकार इस पर चुप क्यों बैठी हुई है और सरकार इस पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं बना रही है। कोर्ट ने सरकार से कहा वो अपना जवाब दाखिल करे। केंद्र ने बताया कि सिर्फ 14 राज्यों ने जवाब दिया, हम तो सारे राज्यों से जवाब मांग रहे हैं। इसके अलावा टीवी एंकर की भूमिका पे भी कोर्ट ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि टीवी एंकर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अगर कोई हेट स्पीच हो रही है तो उसको आप रोकें। देखिए किसी भी जगह पे अगर आप मॉडरेट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो एंकर्स हैं उनका काम है कि उनको कंट्रोल करें, वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे हैं, और ये सारी बातें हुई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कही है कि हिंदुस्तान में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनना चाहिए, कोई एक व्यवस्था हो जो टीवी चैनलों को कंट्रोल करे और सोशल मीडिया को कंट्रोल करे। ये दोनों बातें कल निकल के आती हैं। सुनने में ये सुहावनी लगती हैं कि भैया कोई एक आदमी डंडा लेके खड़ा हो जाए और वो कहे कि आप कंट्रोल करो, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब कंट्रोल करने की बात करते हैं तो सबसे पहले एक सीधी चीज़ ये आती है कि ये काम सरकार करे, और जब आप ये सोचते हैं कि सरकार कंट्रोल करेगी तो आप सबसे बड़ा काम ये कर रहे होते हैं कि उसी दिन मीडिया को आप और विकृत कर रहे होते हैं। इसलिए मैं इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ। अदालत ने एंकरों को, चैनलों को, सबको बुरा भला तो कह दिया, लेकिन जो सुझाव वो दे रहे हैं वो सुझाव मीडिया की स्वतंत्रता को ख़त्म कर देने वाला है। आर्टिकल 19 में जो आपको एक स्वतंत्रता मिली है अभिव्यक्ति की, उस पर प्रहार करने वाला है। कैसे? अब आप कहेंगे क्या छुट्टा छोड़कर रखा जाए? तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे सरकार के नियंत्रण है? क्या सुप्रीम कोर्ट पे सरकार का काबू है? उनका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कोर्ट का, वो उनका अपना है ना। अगर आप ये मान के चलते हैं कि मीडिया एक स्वतंत्र स्तंभ है और वो वॉचडॉग है, वो सरकार के कामों पे नज़र रखेगा, तो उसको आप सरकार के ज़रिए नियंत्रित कैसे करा सकते हैं? अगर सरकार कंट्रोल करेगी, मान लीजिए मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ और आप कहें कि कल से जो कुछ बोलना है ना, पहले आप अपने यहाँ पे कलेक्टर साहब से पूछ के आना, कलेक्टर साहब कहेंगे तभी आप बोल पाओगे। तो क्या आपको लगता है मैं ये सब बोल पाऊँगा जो मैं बोलता हूँ? एक उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश का मामला है। मिड डे मील में नमक और रोटी दी जा रही थी। एक आदमी ने इस मामले को, यूट्यूबर था, उसने इसको उठाया और उस पर वीडियो बनाया। उसके साथ क्या हुआ? उसको जेल में डाल दिया, उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगा दी गई और पूरा देश उसके लिए लड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको जमानत मिली। कप्पन साहब अलीगढ़ रेप कवर करने जा रहे थे, मथुरा में उनको गिरफ्तार कर लिया, अब जाके उनको जमानत मिली है। तो जब आप सिद्दीक कप्पन, जब इस तरह की चीज़ें आप चारों तरफ देख रहे हैं कि सरकार मीडिया को वैसे ही काबू की हुई है, दूसरा जो वहाँ मुख्य धारा के चैनल हैं
उन सबको आर्थिक मामलों में, ईडी के मामलों में, एबी के मामलों में, सीडी के मामलों में उलझा के रखा गया। तो जब सरकार के पास सीधी ताकत नहीं है, तब वो उस तरह से चैनलों को अपने मनमर्जी से नियंत्रित कर रही है, तो आप सारी ताकत उठा के सरकार को दे देंगे तो मीडिया की आज़ादी तो गई। क्योंकि इसके बाद जो सरकार आएगी वो भी यही करने वाली है। रिपब्लिक भारत का मामला देखिए, रिपब्लिक टीवी का मामला देखिए। एक आरोप लगा था कि उन्होंने टीआरपी को टेम्पर किया, और अब हुआ यह है कि ईडी ने अपनी जांच में ये घोषित कर दिया है कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी ये दोनों जिम्मेदार नहीं थे। किस चीज़ के लिए? टीआरपी घोटाले के लिए, यानी अपने दर्शकों की संख्या को मैनिपुलेट करने के लिए। एक स्टिंग ऑपरेशन था, उस पर यह पूरा मामला खुला था। लेकिन एक चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे कि अगर रिपब्लिक टीवी में घोटाला नहीं था तो जब ये घोटाला खुला उसके बाद में टीआरपी का सिस्टम पूरा बदल दिया गया। सारे के सारे जो बॉक्स होते हैं, मेरा टीआरपी पे भी एक एपिसोड है कि किस तरह से टीआरपी नापी जाती है। बड़ी टेढ़ी विद्या, इसलिए वो समझाया मैंने बहुत शुरुआती एपिसोड्स में से। तो जब टीआरपी का आप बॉक्स किसके घर में लगा है उसको जाके आप प्रभावित करते थे, वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और पूरा यूनिवर्स बदल दिया गया। तो रिपब्लिक टीवी ऊपर क्यों नहीं आ रहा? चौथे तीसरे नंबर पे क्यों भाई? अगर उसको लोग ही देख रहे थे और टीआरपी का सिस्टम फेयर था तब भी और आज भी है, तो भाई अब भी उसको नंबर 1 रहना चाहिए था। अब लेकिन ईडी कह रही है तो ईडी का आप कुछ नहीं कर सकते। ईडी को लेके मैं 1-2 दिन में बनाऊंगा एपिसोड, क्यों ममता बनर्जी के सुर बदल गए, बहुत सारी चीज़ें आज आधी तैयारी हो गई। तो इन पूरी परिस्थितियों के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मुझे उस पर एक ऐतराज़ है, और वो ऐतराज़ ये है कि सरकार अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाएगी जैसा कि वो सरकार से कह रहे हैं, तो मीडिया की आज़ादी भारत में उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। मीडिया की आज़ादी को वैसे भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिस संसद में, जिस सदन में और जिस संसद के कार्यकाल में, यानी पहली संसद नेहरू जी के राज में, उसमें जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, उसी में अगर मगर शर्तें लगा दी उन्होंने बाद में, नेहरू जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, कुछ लेख उनके खिलाफ लिख गए थे, तो बहुत गऊ आदमी कोई नहीं था, यही मैं बता रहा हूँ आपको। 3 संशोधन उन्होंने कर दिए थे। उन्होंने 124A जो सिडिशन की धारा है, राजद्रोह की जो धारा है, उसमें कहा कि सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल होना और उसका समर्थन करना, एक इसको ये जोड़ दिया। दूसरा, संविधान को नीचा दिखाने का प्रयास करना, आजकल तो सारे चैनल दिखा रहे हैं। इसके अलावा ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लिखित या मौखिक कृत्य जिससे देश की व्यवस्था के प्रति असंतोष उत्पन्न हो, ये 3 चीज़ें नहीं कर सकते आप। यानी नेहरू जी भी 3 पच्चड़ लगा गए थे उसमें। तो हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको तो वैसे ही कम कर दिया गया। अब उस सारी चीज़ के बीच में जब आप देखें अपने आसपास का माहौल, आज की सरकारों की नीयत देखें, पहले की सरकारों की नीयत देखें, तो मीडिया को अगर ज़िंदा रखना है, ऐसी बातें मुंह से बोल सके आदमी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आप देखिएगा सरकार लगातार नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कानून ले आई थी, उस कानून को नियंत्रित करने के लिए 50 चीज़ें थीं। जैसे कि जो लोग अपना चैनल चलाते हैं उनको अपनी रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, एक आदमी को नोडल अफसर होना पड़ेगा, आधी रात को अधिकारी फ़ोन करेगा तो उस खबर को हटाना पड़ेगा बगैर किसी सवाल जवाब के। तो ये स्थिति अगर बन रही है तो इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में खुश होने का क्या है? आप क्यों जश्न मना रहे हो? आप इस बात पे तो जश्न मना रहे हो, वाह एंकर को बुरा कह दिया। आप इस बात पे तो जश्न मना रहे हो कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, ये कह दिया। लेकिन इसकी जो वो रेमेडी बता रहे हैं, वो डंडा उसी सरकार के हाथ में पकड़ाने की बात कर रहे हैं जो सरकार पहले ही हम सब पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखे हुए है। हमको फ्रीडम चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी हमारी फ्रीडम छीनने की बात कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको समझना पड़ेगा कि इस निर्णय तो नहीं है, इस टिप्पणी पे खुश हों या दुखी हों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।